नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं उत्तर पाठशाला में। तो दोस्तों, आज है 20 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 20 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 20 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का पहला सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था। 20 अगस्त 1913 को फ्रांस के एडोल्फ पैगोड पैराशूट के जरिए विमान से उतरने वाले पहले पायलट बने थे। 20 अगस्त 1921 को केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी दोस्तों। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था। वह देश के 9वें प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। 20 अगस्त 1955 को मोरक्को और अल्जीरिया में फ्रांस विरोधी दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। 20 अगस्त 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 23 दिन बाद इस्तीफा दिया था दोस्तों। 20 अगस्त 1988 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक का हवाई दुर्घटना में निधन हुआ और सीनेट के सभापति गुलाम इसहाक खान राष्ट्रपति बने थे। 20 अगस्त 1991 को उत्तरीय यूरोपीय देश इस्तोनिया ने तत्कालीन सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की थी दोस्तों। 20 अगस्त 2018 को ही भारत की विनेश फोगाट ने जकार्ता एशियाई खेलों की महिला कुश्ती प्रतियोगिता के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह देश की पहली महिला पहलवान बनी थी दोस्तों। तो ये थी 20 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर है, माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्तापलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया है। कीता ने 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और देश के क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने पर जनता में लगातार रोष बढ़ता गया था। विद्रोही सैनिकों के बाद में एक बयान जारी करने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पश्चिमी अफ्रीका में देशों ने पूर्व औपनिवेशिक शक्ति फ्रांस, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के साथ मिलकर सैनिकों की कार्यों की निंदा की और सत्ता के किसी भी असंवैधानिक परिवर्तन के खिलाफ चेतावनी दी है। तो ये थे दोस्तों माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता, जिनका सैन्य विद्रोह के बाद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो थे माली के राष्ट्रपति। तो ये रहा दोस्तों वेस्ट अफ्रीकन देश माली। बात करें माली की, तो माली आधिकारिक तौर पर माली गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश माली की सीमा उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो और कोट द आइवोर, दक्षिण पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल और मारितुआना से मिलती है। यह है दोस्तों माली का ध्वज और यह है वहां का कुल चिन्ह। माली की जो राजधानी है वो है दोस्तों बमाको और वहां की जो राजभाषा है वो है फ्रांसीसी और माली की क्षेत्रीय भाषा है बाम्बारा और वहां के निवासियों को बोला जाता है मालियन। और जो माली है वहां की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला करंट अफेयर है, सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। सत्यपाल मलिक तथागत रॉय का स्थान लेंगे, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसमें उन्होंने 3 साल तक त्रिपुरा और शेष 2 साल तक मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये हैं दोस्तों सत्यपाल मलिक, जिन्हें मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया है, और ये हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और उन्हें अब गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात करें सत्यपाल मलिक के राज्यपाल के रूप में, तो वे बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू के
तत्कालीन राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का संवैधानिक निर्णय, जिसे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीन गया था, उन्हें अक्टूबर 2019 में गोवा का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। अब वो बने हैं मेघालय के राज्यपाल। तो ये रहा दोस्तों मैप में मेघालय। बात करें मेघालय की, तो मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। राज्य का दक्षिणी छोर मयमनसिंह एवं सिलहट बांग्लादेशी विभागों से लगता है। पश्चिम में रंगपुर बांग्लादेशी भाग तथा उत्तर एवं पूर्वी ओर भारतीय राज्य असम से घिरा हुआ है। राज्य की राजधानी शिलांग है। भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड संज्ञा दी गई थी दोस्तों। मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग था। 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जैंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया। बात करें मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान की, तो बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान वहां के राष्ट्रीय उद्यान है। और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, और वहां के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, वो हुए हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलांग, और वहां की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970। तो मेघालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1970 को, और वहां का सबसे बड़ा शहर भी है कौन सा, शिलांग। और मेघालय में 11 जिले हैं दोस्तों, और वहां की जो विधानसभा है वो एक सदनी विधानसभा है जिसमें 60 सीटें हैं, और वहां से राज्यसभा के लिए 1 सीट और लोकसभा के लिए वहां से 2 सीट हैं दोस्तों। और वहां का जो उच्च न्यायालय है वो है मेघालय उच्च न्यायालय। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए CWC के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो गूगल और भारतीय केंद्रीय जल आयोग CWC ने पिछले कई महीनों से पूरे भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने के लिए शुरुआत की है दोस्तों। केंद्रीय जल आयोग पूरे भारत में लगभग 1000 स्ट्रीम गेज का उपयोग करके घंटे के आधार पर जल स्तर मापने वाला गूगल का पहला आधिकारिक साझेदार है। बात करें बाढ़ पूर्वानुमान पहल के बारे में, तो बाढ़ पूर्वानुमान पहल के तहत गूगल ने भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए लगातार सार्वजनिक अलर्ट भेजे हैं। ये अलर्ट उपयोगकर्ताओं को उनकी सुरक्षा और उनके परिवार और दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सूचित करने के लिए अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इस डिवाइस में भाषा उपयोगकर्ताओं के स्थानों पर अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली में सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। यह पहल उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय के जल स्तर मापों एवं अलर्ट और सूचना प्राप्त करने के लिए स्थान सेवा के साथ एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सक्षम बनाती है। यह पहल उपयोगकर्ताओं को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूछताछ करने और क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की जानकारी हासिल करने की अनुमति देती है। यह विशिष्ट मार्गदर्शन के साथ वर्तमान स्थिति के वर्णन के साथ अगले दिन जल स्तर में वृद्धि और कमी जैसी सूचनाओं के दृश्य साक्षात्कार प्रदान करता है। बाढ़ वाले क्षेत्रों का रंग कोडित नक्शा, जो कि जल स्तर की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए जूम सुविधा के साथ गूगल मानचित्र पर एक बड़ा और विस्तृत दृश्य प्रदान करता है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्यों से बड़ी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल लगाने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप RPF ने दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, आधुनिक कोचिंग फैक्ट्री रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए 9 ड्रोन खरीदे हैं। ड्रोन की तैनाती सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन द्वारा स्टेशन परिसर, रेलवे ट्रैक सेक्शन, यार्ड के साथ साथ कार्यशालाओं में बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए 2 निंजा UAV खरीदे गए हैं। खरीदे गए ड्रोन को रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ साथ वीडियो स्ट्रीमिंग की क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया है और इन्हें ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड पर संचालित किया जा सकता है। तो रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। अगला करंट अफेयर है, IIT मद्रास ने ARIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है दोस्तों। तो मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत में सबसे बेहद केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 में अपने शीर्ष को स्थान बरकरार रखा है।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 जारी की गई थी। तो ARIIA 2020 में किसने टॉप किया है? IIT मद्रास ने। तो IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है IIT बॉम्बे, थर्ड नंबर पे है IIT दिल्ली, फोर्थ नंबर पे है IISc बेंगलुरु और फिफ्थ नंबर पे है IIT खड़गपुर। और पहली बार दोस्तों ARIIA 2020 रैंकिंग में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में एक विशेष श्रेणी शुरू की गई है। इस श्रेणी के विजेता हैं, पहली विजेता है अवनी सिलिगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन और सेकंड नंबर पे है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। केंद्रीय वित्तपोषित संस्थान, महिलाओं केवल उच्च शिक्षण संस्थान, निजी संस्थान, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय, राज्य वित्तपोषित स्वायत्त संस्थान और राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय। अब बात करें ARIIA के बारे में तो शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा ARIIA रैंकिंग को 2019 में शुरू किया गया था। ARIIA का उद्देश्य भारत में नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप और संकाय और छात्रों के बीच विकास के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंक देना है। अगला करंट अफेयर है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है दोस्तों। तो फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है, जो उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। अब जो नियो बैंकिंग है वो एक टाइप की मोबाइल बैंकिंग है दोस्तों। तो जन बचत खाता के अंतर्गत ग्राहक किसी भी फिनो शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्रों पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इससे पहले फिनो पेमेंट्स बैंक ने विशिष्ट ग्राहक बेस को लक्षित करने के लिए शुभ और भविष्य बचत खातों का शुभारंभ किया था। अब जन बचत खाता को लॉन्च किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। बात करें फिनो पेमेंट्स बैंक की तो फिनो पेमेंट्स बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान और फिनो पेमेंट्स बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 13 जुलाई 2006 को। और फिनो पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता। और फिनो पेमेंट्स बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला करंट अफेयर है, अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों अशोक लवासा, जिन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। लवासा ने इस्तीफा सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए दिया है। वह निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रभारी दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। तो अशोक लवासा अब क्या बनेंगे? एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष। बात करें अशोक लवासा की तो अशोक लवासा हरियाणा कैडर बैच 1980 के एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उन्हें सुशासन और नीति सुधार की पहल में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें वर्ष 2019 में ऑस्ट्रिया के साउथर्न क्रॉस विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल एल्यूमिनस इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया था दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ड्रीम 11 ने हासिल किए IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट। तो ड्रीम 11 जो फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप है उसने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल कर लिए हैं। गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं दोस्तों। अब ड्रीम 11 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI के तहत अधिकार के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए चुनी गई चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो को बाहर करने के बाद आमंत्रित किया गया था दोस्तों। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा हासिल किए गए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे। तो दोस्तों जो पिछले साल तक वीवो IPL कहलाता था वो अब क्या कहलाएगा? ड्रीम 11 IPL 2020। अगला करंट अफेयर है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई है दोस्तों। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है।
भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट उन 4 खिलाड़ियों में हैं जिनके नाम की सिफारिश की गई है। रोहित और विनेश के अलावा टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैराम्पलियन एम थंगवेल अन्य 2 नाम हैं। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आयोजन वर्चुअली होने की संभावना है। अगर रोहित शर्मा को यह अवार्ड मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद इस सम्मान को पाने वाले चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे। तेंदुलकर को 1998 में और धोनी को 2007 में और कोहली को 2018 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद इस पुरस्कार को पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है जो देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गौरवान्वित करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन यह केवल दूसरी मौका है जब पुरस्कार के लिए 4 एथलीटों के नामों की सिफारिश की गई है। इससे पहले साल 2016 में शटलर पीवी सिंधु, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, शूटर जीतू रॉय और पहलवान साक्षी मलिक को यह पुरस्कार दिया गया था। तो हर साल यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन यह दूसरा मौका है जब यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं। दोस्तों, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल दिवस पर यह पुरस्कार देते हैं और राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों, अगला करंट अफेयर है, विश्व मानवता दिवस मनाया गया है दोस्तों 19 अगस्त को। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या जोखिम उठाया है। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण है। 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए रियल लाइफ हीरोज के नाम से एक वैश्विक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उनका धन्यवाद दिया जाएगा जिन्होंने जोखिम और बिना लोकप्रियता के चाहत के कठिन परिस्थितियों के दौरान अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इस साल विश्व मानवीय दिवस ऐसे समय पर आया है जब हाल के महीनों में दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। दोस्तों, इस समय सहायता कर्मी 54 देशों में मानवीय संकटों में लोगों की सहायता करने के लिए अभूतपूर्व पहुंच बाधाओं पर काबू पा रहे हैं। साथ ही साथ उन 9 देशों में जिन्हें कोविड-19 महामारी द्वारा मानवीय आवश्यकता की बहुत जरूरत है, वहां वो लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, तो विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। अब बात करें पिछले वीडियो के क्वेश्चन की, तो हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, किस मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खेल मंत्रालय। तो जी हाँ दोस्तों, खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है और इसके सही आंसर देने वालों के नाम हैं ज्योति भट्ट, अभिषेक दनगी, साक्षी आर्या। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, असम, मिजोरम। आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों, हर संडे 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए एक रिवीजन प्लेटफॉर्म लेके आता है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स पर आधारित एक क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यू हम आपके लिए लेके आते हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप उस क्विज में हिस्सा जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपके हमें कोई सुझाव है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।